Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. सोचिए, एक क्रांति जो आजादी के लिए शुरू हो, क्या वो अपने ही लोगों का खून बहाने लग सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन फ्रांसीसी क्रांति की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये उम्मीद से शुरू हुई और एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर जा पहुंची जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सवाल यही है कि ऐसा हुआ कैसे? वो कौन सी वजहें थीं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा आतंक के राज में बदल गया? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कैसे आजादी का वो सुनहरा सपना एक डरावने स्याह दुस्सपन में तब्दील हो गया। देखिए, किसी भी बड़े धमाके को समझने के लिए पहले उस बारूद को समझना पड़ता है जिसमें आग लगी। तो फ्रांसीसी क्रांति के इस विस्फोट को समझने के लिए हमें 18वीं सदी के फ्रांस के समाज को देखना होगा, उसकी परतों को खोलना होगा। आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी? तो सवाल उठता है कि कोई समाज टूटने की कगार पर पहुंचता कब है? क्या होता है ऐसा कि दरारें इतनी चौड़ी हो जाती हैं कि सब कुछ बिखर जाता है? फ्रांस की कहानी में ना हमें इसका जवाब मिलता है। तो उस वक्त का जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इन्हें कहते थे एस्टेट्स। और यही बंटवारा, यही डिवीजन सारी नाइंसाफी की जड़ था। मतलब आपकी हैसियत इस बात से तय नहीं होती थी कि आप कितने काबिल हैं, बल्कि इस बात से कि आपका जन्म किस परिवार में हुआ है। और ये आंकड़े देखिए, ये असल में चौंकाने वाले हैं। मतलब देश की लगभग 98% आबादी यानी थर्ड एस्टेट, आम लोग, उनके पास कोई अधिकार नहीं, कोई पावर नहीं। और दूसरी तरफ मुट्ठी भर लोग, सिर्फ 2% यानी पादरी और ऊंचे घरानों के लोग, सारी की सारी ताकत, सारे विशेषाधिकार बस उन्हीं के पास थे। और बात सिर्फ अधिकारों की नहीं थी, बात पैसों की भी थी। ये देखिए, सारा का सारा टैक्स कौन देता था? वही 98% आम जनता। देश का पूरा खर्च, राजा और अमीरों की शानो शौकत का पूरा बोझ, सब कुछ वही लोग उठाते थे जिनके पास पहले से ही कुछ नहीं था। कितनी बड़ी नाइंसाफी है ये। तो जब नाइंसाफी और दबाव बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो क्या होता है? एक चिंगारी भड़कती है। और फ्रांस में भी बिल्कुल यही हुआ। एक छोटी सी चिंगारी जो देखते ही देखते एक ऐसी आग बन गई जिसने पूरे फ्रांस को अपनी चपेट में ले लिया। क्रांति जब शुरू हुई ना तो एक उम्मीद की लहर थी। लोगों को लगा कि अब सब बदल जाएगा, और बदला भी। सालों नहीं, सदियों पुरानी राजशाही खत्म हो गई। बैस्टिल का किला जो तानाशाही का प्रतीक था, उसे तोड़ दिया गया और फ्रांस एक गणतंत्र बना। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि अब वाकई सब कुछ मुमकिन है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। देश पर बाहरी हमलों का खतरा था और अंदर भी लड़ाइयां चल रही थीं। और इसी उथल-पुथल के माहौल में क्रांति का रास्ता थोड़ा भटकने लगा। और तभी जैकोबिन्स जैसे जो कट्टरपंथी गुट थे, उन्होंने धीरे-धीरे सत्ता पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। अब इस कट्टर दौर को समझने के लिए 2 ग्रुप्स को जानना बहुत जरूरी है। एक थे सैंसकिलॉट्स। ये कौन थे? ये थे आम लोग, कारीगर, मजदूर, छोटे दुकानदार जो सड़कों पर उतरकर असल बदलाव की लड़ाई लड़ रहे थे। और दूसरे थे जैकोबिन्स। ये थे पॉलिटिशियंस, वो दिमाग जो इस आम जनता के गुस्से को एक राजनीतिक दिशा दे रहे थे। तो अब सिचुएशन क्या थी? सत्ता कट्टरपंथियों के हाथ में थी और देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। बस यहीं से क्रांति अपने सबसे खूनी और सबसे बदनाम दौर में दाखिल होती है। और इस खून खराबे को, इस हिंसा को एक नए, एक डरावने फलसफे के साथ सही ठहराया जाने लगा। और इसी दौर को इतिहास में आतंक का राज या रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी सरकारी नीति थी, एक पॉलिसी जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, हिंसा का इस्तेमाल करके क्रांति के दुश्मनों को जड़ से खत्म कर देना। और इस पूरी सोच के पीछे जो शख्स था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और उसने जो कहा वो सुनने लायक है। उसने आतंक को डिफेंड करते हुए कहा कि आतंक कुछ और नहीं बल्कि न्याय है, तेज, सख्त और अटल न्याय। मतलब उसके हिसाब से अपने दुश्मनों को बेरहमी से मारना तानाशाही नहीं बल्कि आजादी के हीरो का हथियार था। लेकिन सवाल यह है कि एक क्रांति के दुश्मन थे कौन? किन लोगों को मारा जा रहा था? चलिए अब इस डरावने फलसफे के पीछे की असली कड़वी सच्चाई देखते हैं। और ये आंकड़े ये आतंक का सबसे क्रूर और विडंबना भरा सच दिखाते हैं। गिलोटिन पर चढ़ाए गए ज्यादातर लोग कोई राजा महाराजा या अमीर लोग नहीं थे। नहीं,
वो उसी थर्ड एस्टेट के आम लोग थे, किसान, मजदूर, जिनके हक के लिए, जिनकी आज़ादी के लिए ये पूरी क्रांति शुरू हुई थी। सोचिए जरा। तो कौन थे ये तथाकथित दुश्मन? किसान थे, शहरी गरीब लोग थे, और तो और खुद क्रांति के वो लीडर्स भी थे जिन्हें रोबेस्पियर और उसके साथियों ने ये कहकर मार दिया कि अब वो उतने कट्टर नहीं रहे। मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं था। धीरे धीरे दुश्मनों को ढूंढने का ये काम एक पागलपन में बदल गया, एक वहम। किसी पर भी शक किया जा सकता था। जो कल तक क्रांति का हीरो था, आज उसे गद्दार बताकर गिलोटिन पर चढ़ाया जा रहा था। और वो पुरानी कहावत सच हो रही थी कि क्रांति अपने ही बच्चों को खा जाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और शायद आज भी उतने ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। सवाल ये कि आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई आखिर कब और कैसे खुद एक तानाशाही बन जाती है। वो कौन सी लाइन है जिसे पार करते ही हीरो विलन बन जाता है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.